हेलो फ्रेंड्स, न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं राजवीर सैनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोहिल राजवंश, और गोहिल राजवंश में आज हम उस राजा के बारे में जिक्र करेंगे जिसकी वीरता और जिसकी शौर्यता से दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे और जिसका आज भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और उनका जिक्र और उनका नाम जबान पर आते ही हमारे दिलों में हमारे उनके प्रति जो एक सम्मान होता है वो एक सम्मान दिया जाता है। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है मित्रों, तो वो क्लास रहने वाली है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अच्छे से, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के जो राजा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, तो पहले हम महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, माताजी का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ और इनके जन्म के बाद और इनके राज्य अभिषेक के समय प्रारंभिक स्थितियां क्या थी। कंप्लीट। तो देखिए अच्छे से, सामान्य परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय। देखिए, इनके पिता की बात करें मित्रों, तो इनके पिता जो थे वो उदय सिंह जी थे। कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं, इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। जयवंता बाई। कंप्लीट। इनका जन्म, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो बेसिक परिचय है, इसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कंप्लीट। इसके बाद जन्म स्थान, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जन्म स्थान। जन्म स्थान, तो अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, इनका जन्म स्थान जो है, पूरा एड्रेस लेते हैं, पूरा पता, बादल महल। ये बादल महल जो है कटारगढ़, और ये कटारगढ़ एक जो लघु दुर्ग है, ये बना हुआ है कुंभलगढ़ के अंदर। कंप्लीट। ये पूरा इनका जन्म स्थान हो गया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यानी महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, और उसी लघु दुर्ग के अंदर एक बादल महल है। इस बादल महल के अंदर आपके महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब बढ़ते हैं आगे। जन्म स्थान हो गया, जन्म हो गया, माता हो गए, पिता हो गए। अब देखो, इसके बाद इनके जन्म यानी सामान्य परिचय में ही ले लेते हैं। इसके बाद इनके भाई लेते हैं।
बेसिक चीज़ें जो में है अभी स्टार्टिंग से ही हम पूरा पता कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामों के अंदर बेसिक चीज़ पूछ ली जाती है और बेसिक चीज़ हम पूरी नहीं पढ़ के सीधा महाराणा प्रताप और उनसे रिलेटेड जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है या चार शिष्टमंडल लो से जो स्टार्ट होता है वहाँ से प्रारंभ करते हैं। पर पहले हमें इनका बेसिक परिचय जो होता है बच्चा लोग वो हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद यथावत रूप से बेसिक परिचय के बाद हम प्रताप के युद्ध अभियानों के बारे में बात करेंगे। तो इनके भाई की बात करें तो अच्छे से देखना, इनके भाई जो थे शक्ति सिंह, इसके बाद जगमाल, और जगमाल के बाद सग्गर या समर सिंह। कंप्लीट, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये तीन भाई मुख्यतः रूप से महाराणा प्रताप के थे, यानी इनके अलावा और भी थे, पर हमारे जो इतिहास में जो काम आने वाले हैं और जिनका जिक्र जो होगा वो तीन है। कंप्लीट, आगे बढ़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं तो पत्नी रानी। इनकी रानी का नाम अजब दे पंवार था। अजब दे पंवार। कंप्लीट, रानी का नाम अजब दे पंवार हो गया। इसके बाद पुत्र, पुत्र का नाम जो था अमर सिंह था। महाराणा अमर सिंह प्रथम। कंप्लीट, महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी के अंदर अजब दे पंवार से हुआ, जो सिरोही के परमार शासक की पुत्री थी, और 1559 के अंदर अजब दे पंवार की कोख से अमर सिंह का जन्म हुआ। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ मित्रों? तो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, याद रखोगे 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। अब राज्य अभिषेक से रिलेटेड बात करें बच्चा लोग तो याद रखना महाराणा प्रताप के 2 राज्य अभिषेक हुए थे। कितने? 2 राज्य अभिषेक हुए थे। पहला राज्य अभिषेक जो हुआ था वो गोगुंदा के अंदर। कहां हुआ था? गोगुंदा के अंदर। और दूसरा जो विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक हुआ, विधिवत रूप से जो हुआ वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। कंप्लीट, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। कंप्लीट, अब सुनो अच्छे से, देखो महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी पर जब खतरे आए, यानी मुगलों ने जब अकबर ने इन पर उदय सिंह जी पर तीसरे शाखा के दौरान आक्रमण किया था, तो महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के साथ ही जंगलों में भटकते थे और जंगल के अंदर भील जाती रहती थी। कंप्लीट, अच्छे से सुनना, भील जाती रहती थी। भील जाति के जो लोग होते थे, जो लोग थे वो प्यार से, प्रेम से उदय सिंह के बच्चे यानी प्रताप को कीका के नाम से पुकारते थे। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक और पॉइंट बना देते हैं, बचपन का नाम इनका क्या था? आगे ले लेते हैं।
ये सब बेसिक पॉइंट है, इनको कोई मोस्टली पहले ही हम अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो पूरे की पूरी बात प्रताप से रिलेटेड हमें पता होती है। कंप्लीट। बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो आप कहोगे कीका। कीका बिलों में, भील जाति के लोग भील जाति के लोग इनको क्या कहकर बुलाते थे? कीका। कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। चलो भाई, ये बातें हो गई। अब सवाल पूछेगा उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष किसके साथ हुआ? तो आप सीधा बताओगे कि उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था वो जगमाल के साथ हुआ था। जगमाल के साथ, छोटा भाई जो था जगमाल के साथ हुआ था। कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके बाद वाहक, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। वाहक जो था वो घोड़ा था और घोड़े का नाम चेतक था। क्या नाम था? चेतक। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये चीजें जो है हम बचपन मतलब सामान्य जानकारी के रूप में प्रताप की ले रहे हैं। अब सुनना मित्रों, कहा जाता है कि ये जो वाहक चेतक है इसके साथ दो घोड़े और थे, एक त्रटक नाम का और एक अटक नाम का। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। कहा जाता है कि एक व्यापारी जो था, घोड़ों का जो व्यापारी था, और ये जो घोड़े थे अरबी नस्ल के काठियावाड़ी क्षेत्र के घोड़े थे, और गुजरात का कोई व्यापारी मेवाड़ के अंदर आया था इन तीन घोड़ों को लेकर। तब महाराणा प्रताप को कहा कि ये जो घोड़े हैं बहुत ही मजबूत और बहुत ही रण क्षेत्र के अंदर अपनी युद्ध कौशल को दिखाने वाले घोड़े हैं। तब महाराणा प्रताप ने कहा, भाई मैं कैसे मान लूं कि ये अच्छे घोड़े हैं? तुम्हारे कहने से ये घोड़े अच्छे थोड़ी होंगे, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो व्यापारी ने कहा कि देखो महाराणा जी, आप परीक्षा ले रहे हो, बिल्कुल परीक्षा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ध्यान रखना यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तब कहा कि नहीं, परीक्षा तो मैं लूंगा। तो देखो मित्रों, अच्छे से देखना, कहा जाता है कि परीक्षा के रूप में जो तीन घोड़े थे, चेतक जिसको आप चेटक भी कहते हो, अटक और एक त्रटक, तीन घोड़े जो मैंने नाम बताया आपको, अच्छे से देखना। ये तीन घोड़े गुजरात से जो व्यापारी था वो व्यापारी लेकर आया, और ये काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे जो अरबी घोड़े से समानता रखते थे। अच्छे से देखना, पूरा समझा रहा हूं। तो हुआ क्या मित्रों, अब ये तीनों घोड़े लेकर आए और प्रताप ने कहा कि नहीं, मैं परीक्षा लूंगा, परीक्षा के बाद ही ये निर्णय लूंगा कि मुझे ये घोड़े खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो व्यापारी ने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूं, पर ध्यान रखना ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तब प्रताप ने कहा, नहीं मैं परीक्षा तो लूंगा। तब कहा, व्यापारी जी ने कहा, लो परीक्षा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मित्रों, कहा जाता है कि प्रताप ने परीक्षा के रूप में जिस घोड़े को चुना था वो अटक था। अटक नाम के घोड़े की परीक्षा ली, और परीक्षा कैसे ली इसके लिए भी इतिहासकारों ने खूब सारे अपने मत दिए। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने
7 शीश महल बनाए और इन 7 शीश महलों के बीच में तंग दरारें भी थी, छोटे मोटी दरारें भी थी। और फिर कहा व्यापारी को कि इस अटक की पीठ पर एक इंसान का पुतला बिठाया जाएगा। अगर ये अटक इंसानी पुतले को बिना गिरे इन 7 शीश महल और इन 7 दरारों को पार कर कर उस तरफ चला जाएगा तो मैं मानूंगा कि ये घोड़ा परीक्षा में पास है। तो मित्रों, कहा जाता है कि 7 शीश महल बनाए गए और इस अटक नाम के घोड़े पर वही एक पुतला बिठाया गया सैनिक का। कहा जाता है कि अटक घोड़ा इन 7 शीश महल और 7 जो दरारें थी इन सभी को तोड़ता हुआ चला गया और वो जो पुतला, जो इन सैनिक का जो पुतला इसकी पीठ पर जो बैठा था उसको गिरने तक नहीं दिया और आंच भी नहीं आने दी। पर कहा जाता है मित्रों कि सिर्फ तोड़ने की शर्त थी, तोड़कर, पर वही अटक वापस इन 7 शीश महलों को तोड़कर वापस लौटकर आ गया। सुनते रहना अच्छे से, वापस तोड़कर मतलब वापस आ गया उन्हीं दरारों को पार करते हुए, उन्हीं जो शीश महल जो ध्वस्त हो गए थे उन्हीं कांच के ऊपर से वापस आ गया। तब बहुत सारे जख्म लग गए थे अटक को और घोड़े की परीक्षा के समय अटक की जान चली गई। क्या चली गई? अटक की जान चली गई। कंप्लीट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब मित्रों, जब ये दृश्य महाराणा प्रताप ने देखा तो महाराणा प्रताप यानी महाराणा जी की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने ये सोचा कि मैंने शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और जो ही वापस अटक पार करके आया तो उस व्यापारी ने कहा, राणा जी, अगर आपको चेतक और त्रटक पर भी शक है तो आप इनकी भी परीक्षा ले सकते हो। तब प्रताप ने कहा, व्यापारी, मैंने एक गलती कर दी है, एक को मैंने खो दिया है, अब दूसरे को मैं खोना नहीं चाहता। और मित्रों, अपने वाहक के रूप में चेतक को अपना लिया। सुनना अच्छे से, यानी अपना जो वाहक बनाया वो किसको बनाया? चेतक को। और रही बात त्रटक की, तो ये त्रटक का जो दूसरा घोड़ा था ये अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया। किसको दे दिया? शक्ति सिंह को। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, यही त्रटक की एंट्री वापस हल्दीघाटी युद्ध के अंदर शक्ति सिंह जी त्रटक महाराणा प्रताप को प्रदान कर देंगे। कंप्लीट। तो मैं आपको प्रताप से रिलेटेड हर एक घटना के बारे में ए से लेकर जेड तक बताऊंगा, तो आप अच्छे से सुनते रहिए और देखते रहिए। कंप्लीट। तो ये चीजें मैंने बताई आपको। तो यहां पर वाहक चेतक हो गया और दूसरे जो अटक और एक जो था आपके त्रटक, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये हो गए प्रताप के वाहक के बारे में जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया। अब सुनिए अब अच्छे से आगे। अब पॉइंटों के रूप में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट लेंगे उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष। कंप्लीट। अच्छे से देखना, उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष जो हुआ था मित्रों, वो अच्छे से ध्यान रखोगे, महाराणा प्रताप और जगमाल के बीच में हुआ था। किसके बीच? जगमाल के बीच हुआ था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखो। तो देखो, उत्तराधिकारी संघर्ष जो हुआ महाराणा प्रताप और इनके छोटे भाई जगमाल के बीच में हुआ। और क्या कारण हुआ वो देखिए। इनके पिता जो थे मित्रों वो उदय सिंह जी थे और उदय सिंह की प्रिय रानी जो थी, अच्छे से देखना,
प्रिय रानी जो थी वो धीरबाई थी। कौन थी? धीरबाई, जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की राजकुमारी थी, जिसका विवाह उदय सिंह के साथ हुआ और धीरबाई की कोख से जगमाल का जन्म हुआ। और एक बात ये भी बता दूं कि ये जो धीरबाई थी ये उमादेव की बहन थी। किसकी? उमादेव की बहन। और यही उमादेव जिसका विवाह मालदेव के साथ हुआ था और ये शादी की पहली रात को ही अपने पति से रूठ गई, इसलिए इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से भी जाना गया। कंप्लीट। तो इसकी बहन धीरबाई जो थी उदय सिंह की प्रिय रानी थी और उदय सिंह, धीरबाई जो चाहती थी वो चाहती थी कि मेवाड़ के जो भावी राजा, अगले जो राजा बने वो मेरे पुत्र बनने चाहिए। पर अगर विधान की बात करें, विधि की बात करें तो मित्रों हमेशा पिता के बाद जो राजा बनता है वो बड़ा पुत्र राजा बनता है। बड़ा पुत्र महाराणा प्रताप थे, पर यह बात धीरबाई नहीं चाहती थी कि महाराणा प्रताप राजा बने, क्योंकि धीरबाई चाहती थी कि जगमाल राजा बने। तो धीरबाई के कहने पर उदय सिंह ने मेवाड़ का जो भावी राजा था वो जगमाल को घोषित कर दिया। बच्चा लोग, किसको? जगमाल को। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। उत्तराधिकारी और बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को वंचित कर दिया। महाराणा प्रताप, अब सुनना अच्छे से। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई। किसकी? उदय सिंह की मृत्यु हो गई बच्चा लोग। तब अच्छे से देखना, उदय सिंह की मृत्यु हो गई तब महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और सग्गर, ये जो सभी थे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गए। गोगुंदा के अंदर इनका अंतिम संस्कार हो रहा था और जब आसपास के सामंतों को बात पता चली, राजाओं को बात पता चली, तो इस अंतिम संस्कार में खूब सारे वो जो राजा थे आसपास के वो भी शरीक हुए, वो भी इस सोखा कुलगढ़ी के अंदर आए, मेवाड़ आए। तो याद रखना मित्रों, जब गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां पर जो उपस्थित थे वो देखिए अच्छे से, महाराणा प्रताप, इनका भाई शक्ति सिंह और सगर। जगमाल नहीं था। कंप्लीट। अच्छे से देखना। अब इधर जो ग्वालियर से यहां पर जो राजा आए वो थे रामशाह। क्या नाम था? रामशाह। रामशाह भी यहां पर खड़े थे, तो रामशाह ने भरी नजर से चारों तरफ देखा तो उनको ये लगा कि भाई सभी महाराणा के सभी पुत्र उपस्थित है पर वो जगमाल क्यों नहीं है। तो ये रामशाह चलकर गए किसके पास? सगर के पास। और सगर को जाकर कहा, भाई सगर तेरा भाई कहाँ है जगमाल? तब सगर ने रामशाह जो ग्वालियर के थे उनको कहा कि आपको नहीं पता है क्या? कहा क्या? मुझे कुछ पता नहीं भाई। कहा कि मेरे पिता ने जीते जी ही जगमाल को राजा घोषित कर दिया और जगमाल अपना राज तिलक करवा रहा है। तब रामशाह को यह बात पसंद नहीं आई। क्या कहा कि आज ही महाराणा की यानी उनके पिता की मृत्यु हुई है, वो आज ही के दिन राज्याभिषेक करवा रहा है, ऐसा तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ आना चाहिए। तब मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, सगर ने कहा कि हमारे कुल की एक परंपरा है कि जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है वो अंतिम संस्कार के अंदर शरीक नहीं होता है। जब ये बात सुनी रामशाह ने कहा, तो रामशाह ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार में नहीं आ सके पर कम से कम आज के दिन वो राज्याभिषेक तो नहीं करवाए।
ये बात कही, और ये बात राम शाह को अच्छी नहीं लगी। तब राम शाह वहीं पर खड़े थे सलम्बूर के रावत कृष्णदास चुंडावत, कंप्लीट अच्छे से देखना, कृष्णदास चुंडावत। और ये जो कृष्णदास जो थे ये सलम्बूर के रावत थे और राणा चुंडा के वंशज थे। कंप्लीट इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। रामसा गए कृष्णदास चुंडावत के पास और कहा कि मेवाड़ को किसकी नजर लग गई है। चारों तरफ मेवाड़ पर दुश्मनों का खतरा और ऊपर से इस इधर मेवाड़ के उत्तराधिकारी के लिए भी संघर्ष हो रहा है। तब राम शाह ने कृष्णदास को कहा कि मेरा मानना है कि जगमाल जो राजा बनने वाला है मेवाड़ का, वो मेरे हिसाब से राज्य योग्य नहीं है। राजा तो बनना चाहिए किसको, महाराणा प्रताप को। ये बात कही बच्चा लोग किसने, राम शाह ने कृष्णदास को। राम शाह ने कहा कि महाराणा प्रताप योग्य है, वीर है और साहसी भी है, और ये अगर राजा बनेंगे तो मेवाड़ में जो चारों तरफ से दुश्मनों का खतरा है, इस खतरे को टाल देंगे। तब कृष्णदास ने भी कहा कि मेरा भी मानना यही है। तब मित्रों कृष्णदास चुंडावत और राम शाह ने वहां पर खड़े सभी मंत्रियों, मेवाड़ी सरदारों और मंत्रियों को अपना प्रस्ताव रखा। तो सभी मंत्री और जो सामंत थे, सरदार जो थे, उन्होंने सभी ने अपना मत दिया कि भाई बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि जो राजा बने वो महाराणा प्रताप बने। तो यहाँ पर डिसीजन, निर्णय ये लिया गया और यही से सभी राम शाह, कृष्णदास चुंडावत और महाराणा प्रताप और सभी मेवाड़ी सरदार वापस गोगुंदा आए। और गोगुंदा आकर इस जगमाल को कहा, सुनना अच्छे से, जगमाल को कहा कि आप राजा का जो सिंहासन है उस पर नहीं बैठोगे, इस सिंहासन पर महाराणा प्रताप बैठेंगे। हाँ, आप जो बैठोगे जस्ट इनके पास मुख्य सेनापति के रूप में बैठोगे, मुख्य प्रभारी के रूप में। ये जब बात कही बच्चा लोग तो ये बात पसंद नहीं आई जगमाल को। जगमाल अपने कुटुंब सहित अकबर की शरण में चला गया। कहां चला गया? अकबर की शरण में चला गया और अकबर को जाकर पूरा वृत्तांत सुनाया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। सभी सरदारों ने मिलकर मेरे बड़े भाई को राजा बना दिया और जहाँ तक कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था। तब अकबर ने कहा बिल्कुल तेरे साथ गलत हुआ, पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे जागीर प्रदान करता हूँ, तू वहां जा और वहां पर शासन कर। तो अच्छे से ध्यान रखना, जगमाल को जहाजपुर की जागीर प्रदान की। कंप्लीट ये बात भी हो गई। और इधर अच्छे से ध्यान रखना, इधर मित्रों गोगुंदा के अंदर जब जगमाल चला गया, इधर प्रताप, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक जो मैंने अभी बात कही, राज्याभिषेक पहला जो हुआ वो गोगुंदा के अंदर हुआ। कंप्लीट कब हुआ? तो अभी मैंने तारीख बताई 1 मार्च 1572 को। कंप्लीट। और इसी समय महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, कमर पर तलवार सलम्बूर के रावत जो मैंने अभी बताया था कृष्णदास चुंडावत ने बांधी। किसने बांधी? कृष्णदास चुंडावत ने। तो ये हो गया महाराणा प्रताप के प्रथम राज्याभिषेक का वृत्तांत। अभी इन प्रताप ने सिंहासन कैसे हासिल किया उसकी हम बात कर रहे हैं। अब सुनना अच्छे से, ये तो हो गया प्रथम राज्याभिषेक। अब बात करते हैं दूसरा राज्याभिषेक।
दूसरा राज्य अभिषेक जो हुआ बच्चा लोग, वो आप अच्छे से ध्यान रखोगे, वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। और इसी राज्य अभिषेक समारोह में अच्छे से ध्यान रखना, दूसरे राज्य अभिषेक समारोह के अंदर मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे बच्चा लोग, अच्छे से ध्यान रखोगे। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, हजारों बार तुम्हारे एग्जामों में सवाल पूछा हुआ है। कंप्लीट। तो देखो अच्छे से, पहला राज्याभिषेक मैंने बता दिया। दूसरा राज्याभिषेक जब कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का हो रहा था, तब वहां पर मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। राज्याभिषेक वगैरह सब कुछ हो गया, तब महाराणा प्रताप से राव चंद्रसेन मिले और राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप को कहा कि बिल्कुल मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि आप इन मुगलों को मेवाड़ से ठोक ठोक के भगा दोगे। कंप्लीट मित्रों, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। और मुगलों को भगाने का, मुगलों से बगावत का कार्य प्रारंभ तो प्रताप से पहले ही राव चंद्रसेन ने प्रारंभ कर दिया था। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारे एग्जामों में अगर सवाल पूछ ले तो यहां से दो बातें आप ध्यान रखोगे। नंबर 1 बात, राजपूताना के वो राजा कौन थे जिन्होंने अकबर का विरोध किया प्लस अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो एक तो थे मारवाड़ यानी जोधपुर के राव चंद्रसेन, और दूसरे जो थे बच्चा लोग वो थे महाराणा प्रताप। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये बात हो गई इनसे रिलेटेड। अब देखो, राव चंद्रसेन ने अकबर से बगावत जो की थी वो महाराणा प्रताप से पहले कर दी, इसलिए राव चंद्रसेन को उपनामों से भी जाना जाता है। अच्छे से देखना, इसको कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, कंप्लीट, मारवाड़ का प्रताप, और बुला बिसरा राजा, और विस्मर्त नायक। विस्मर्त नायक, विस्मर्त नायक मुहणोत नैणसी ने कहा था। और प्रताप का अग्रगामी विक्रम सोलंकी और मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा जो राजा था, ये विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था। इन बातों को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा और विस्मर्त नायक किसको कहा गया? कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग, राव चंद्रसेन और हमारे महाराणा प्रताप के बारे में। देखो अब बच्चा लोग, ये जो राज्य अभिषेक और महाराणा प्रताप को जो मेवाड़ का सिंहासन मिला जगमाल को हटाकर, और जगमाल और प्रताप में से उत्तराधिकारी जो चुना गया, इसको एक याद रखना नाम दिया गया राजमहल की नीति। कौन सी नीति? राजमहल की नीति कही गई। इसको क्या कही गई? राजमहल की नीति। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चीजें हो गई कि भाई प्रताप को सिंहासन कैसे मिला। अब यहीं पर प्रताप, महाराणा प्रताप के सिंहासन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, दरबारी कवि से रिलेटेड। कंप्लीट। तो अगला पॉइंट आ रहा है, अच्छे से देखना। दरबारी कवि के प्रताप के कोई दरबारी कवि थे क्या? और हाल ही में अभी जो आपके एक पेपर हुआ, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दरबारी कवि का।
हाल ही में अभी तुम्हारे एक पेपर हुआ कांस्टेबल का, प्लस इसके पहले जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो हुआ था, उस फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी सवाल पूछा हुआ कि महाराणा प्रताप के समय दरबारी कवि कौन थे। तो अच्छे से याद रखोगे बच्चा लोग, इनके समय जो दरबारी कवि थे वो थे चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र। कंप्लीट। जिन्होंने विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की। विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की। ये चक्रपाणि मिश्र कौन थे? तो याद रखना, महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा के समय पुराणों का वादन करने वाले व्यक्ति थे आशा शाह। कौन थे? आशा शाह। इन्हीं आशा शाह का जो वंशज जो हुआ वही आगे बढ़कर, मतलब इनके वंश में जो आगे जो हुए वो चक्रपाणि मिश्र हुए, और ये चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के समय थे और इन्होंने विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की। दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। मैंने विस्तृत रूप से इसलिए बताया कि पिछली वाली चीजें याद रहे या नहीं रहे, हमारे जो काम की चीज है यानी दरबारी कवि कौन था, तो आपको याद रहना चाहिए चक्रपाणि मिश्र था। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये हो गई बातें। तो दरबारी कवि का नाम आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग, चक्रपाणि मिश्र। अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं और उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रताप और अकबर, अकबर संघर्ष। प्रताप और अकबर जो मुगल सम्राट के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चा लोग, हम चित्तौड़ के साके की बात करते तो तीसरा शाखा जो हुआ, तीसरा शाखा जो हुआ वो 1568 में हुआ। कब हुआ? 1568 में। कंप्लीट। और 1568 में तीसरा शाखा हुआ और चित्तौड़ जो था वो अधीन हो गया किसके? मुगल सम्राट अकबर के। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग। अब 1568 के बाद, 1568 के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ, यानी मेवाड़ की तरफ जो अकबर का रुख था वो थोड़े 4 वर्षों के लिए खत्म हो गया। 4 वर्षों तक वो कहीं और उलझा रहा। कौन? ये आपके मुगल सम्राट अकबर। यानी 68 के अंदर तीसरा शाखा हुआ, उसके बाद 4 वर्षों तक वो कहीं और उलझा रहा। कहाँ उलझा रहा? इन 4 वर्षों में क्या किया? तो देखिए, 1569 के अंदर रणथंभौर अभियान में बिजी, अच्छे से देखते रहना, रणथंभौर अभियान में बिजी। 1570 नागौर दरबार, नागौर दरबार, और इसके बाद इसका रुख जो था मारवाड़ की तरफ बढ़ गया। जो मैंने अभी बताया, 1570 के बाद मारवाड़ का जो राजा था रावचंद्र सेन, इसकी तरफ प्रताप लगा रहा। तो 4 वर्षों तक अकबर का ध्यान मेवाड़ की तरफ गया ही नहीं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब मित्रों, जब महाराणा प्रताप राजा बने और इनका जब राज्याभिषेक हुआ, तब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने माँ के दूध को कभी नहीं लजाऊंगा, और ये भी कसम खाता हूं कि मैं जब तक संपूर्ण मेवाड़ को दुश्मनों से यानी मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा दूं, तब तक जो राजा के वैभव जो होते हैं, जो ऐश्वर्य जो होते हैं, जो ऐशो आराम होते हैं, इन सब का मैं परित्याग करता हूं।
और इसका पालन उन्होंने जिंदगी भर किया बच्चा लोग, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो अब सुनना अच्छे से, महाराणा प्रताप इधर राज्य अभिषेक हुआ और चारों तरफ, अब ये राज्य अभिषेक और प्लस 4 साल तक क्या स्थिति रही वो मैंने बताई। अब 1572 के अंदर जब प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ तो अच्छे से देखना, चित्तौड़ के यानी मेवाड़ साम्राज्य के जो प्रमुख ठिकाने थे, जिसमें चित्तौड़, मांडलगढ़, जहाजपुर, रायला, बदनौर, इन सभी ठिकानों पर, इन सभी जो ये मेवाड़ के प्रमुख ठिकाने थे, इन सभी ठिकानों पर मुगलों का अधिकार हो गया। किनका? मुगलों का अधिकार हो गया। तो अब राज्य अभिषेक के समय जो प्रताप के सामने जो प्रारंभिक समस्याएं थी, वो समस्या ये थी बच्चा लोग कि पहली चीज तो राजमहल की जो नीति जो थी मैंने आपको बताई वो, प्लस दूसरी समस्या मुगलों का खतरा, मुगलों का खतरा कंप्लीट। ये प्रमुख समस्याएं थी महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक के समय। अब बच्चा लोग, महाराणा प्रताप के सामने 2 स्थितियां थी। नंबर 1 स्थिति कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, और दूसरी जो स्थिति थी वो थी कि वो या तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करे या फिर वो मुगलों से बगावत करे, बगावत करे। तो बच्चा लोग आप अच्छे से ध्यान रखोगे, महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करना ये उचित नहीं समझा और उन्होंने इसका परित्याग किया और उन्होंने जिंदगी भर, जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया और मुगलों की बगावत की। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। जब ये बात अकबर को पता चली कि महाराणा प्रताप जो है उनका राज्य अभिषेक हुआ है, तो अब देखना अच्छे से अकबर की प्रताप के प्रति योजना, अकबर ने क्या योजना बनाई? अकबर की प्रताप के प्रति नीति, अच्छे से देखना। अकबर ने राजपूतों को, राजपूत सम्राटों को अच्छे से ध्यान रखना, अपने अधीन करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए पहले सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल की नीति अपनाई। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति का मतलब होता है कि आमने सामने बैठकर, अच्छे से बैठकर बात कर ले और अधीनता स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते तो फिर तो आक्रमण करके, युद्ध अभियान करके अधीनता स्वीकार करवाना। तो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, यहां से भी तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि मुगल सम्राट अकबर ने राजपूताना के राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो आप कहोगे सुलह ए कुल की नीति। कंप्लीट। और इसी सुलह कुल की नीति के तहत अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने भेजे बच्चा लोग? 4 शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल का मतलब 4 दूत भेजे। कितने? 4 दूत भेजे, और इन 4 दूतों को भेजा कि जाओ आप प्रताप को जैसे तैसे है समझा दो और कहो कि आए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। तो इन 4 शिष्टमंडलों में जो भेजे गए थे वो अच्छे से देखना।
सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैं बताऊं आपको, तो अच्छे से ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप याद कर लो जमा भट्टो, जमा भट्टो। कंप्लीट। जग का मतलब हो जाएगा जलाल खां खोरची, जलाल खां खोरची। नंबर 2 मां का मतलब मानसिंह। नंबर 3 भ का मतलब भगवंत दास या भगवान दास। आगे टो का मतलब टोडरमल। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये 4 शिष्टमंडल हो गए प्रताप को समझाने के लिए, जो अकबर ने एक एक करके भेजे। सर्वप्रथम जो आया था जलाल खां आया, उसके बाद मानसिंह आया, फिर भगवान दास आया और फिर टोडरमल आया। पूछ ले कि कब कब भेजा, तो आप कहोगे जलाल खां को नवंबर 1572, मानसिंह को जून 1573, भगवान दास को अक्टूबर 1573 और टोडरमल को दिसंबर 1573 को। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो ये 4 शिष्टमंडलों की हम बात करें तो नंबर 1 पर गए आपके जलाल खां। कंप्लीट। जलाल खां गए, जलाल खां ने जाकर प्रताप को समझाने की कोशिश की, पर प्रताप ने मना कर दिया कि भाई मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कंप्लीट। दूसरे शिष्टमंडल में गए आपके मानसिंह जी। यहां पर रोचक दृश्य होगा जिसको हम अच्छे से समझेंगे, और मानसिंह जब जाएंगे तो यहीं से कुछ क्लेश होगा और हल्दीघाटी युद्ध जैसी मतलब स्थिति आ जाएगी। दूसरे शिष्टमंडल में मानसिंह जी गए, तो अब देखिए अच्छे से क्या होता है। अकबर द्वारा भेजा गया मानसिंह और प्रताप मानसिंह की मुलाकात। प्रताप मानसिंह की मुलाकात। अच्छे से देखना बच्चा लोग, एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे कि कैसे स्थितियां उत्पन्न हुई कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। कंप्लीट। तो अच्छे से देखना, प्रताप मानसिंह की मुलाकात। तो अच्छे से याद रखोगे कि भाई मानसिंह को कब भेजा, तो जून 1573 को। अब ये मानसिंह आया और मानसिंह और प्रताप की जो मुलाकात हुई, अच्छे से ध्यान रखोगे, उदय सागर झील की पाड़ पर हुई। उदय सागर झील की पाल पर। कंप्लीट। अब अच्छे से समझना क्या होता है कि कुछ विद्वानों ने कहा कि महाराणा प्रताप इस उदय सागर झील पर मानसिंह से मिलने नहीं आए, और कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रताप की जगह अमर सिंह जी इनके बेटे गए थे। तो कुछ विद्वानों ने समर्थन किया कि भाई प्रताप गए, और कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रताप की जगह उनके बेटे अमर सिंह जी गए। तो हम दोनों से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो सुनना। अब इसी उदय सागर झील की पाल पर मानसिंह जी आए और खाने का आयोजन किया गया, यानी रुकने की व्यवस्था की गई कि भाई खाना आना करेंगे। खाना यानी भोजन, भोजन की व्यवस्था की गई। किसकी? भोजन की व्यवस्था की गई। सुनना अच्छे से। अब पहले लेते हैं कि इस पाल पर प्रताप मिलने आए, तो अच्छे से देखना। भोजन की व्यवस्था की गई, इधर से मानसिंह जी और इधर से प्रताप दोनों आए, और मानसिंह जी ने इनको कहा कि मैं आपको समझाने आया हूं, आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए, ये मत कीजिए। तब प्रताप ने कहा मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। बातचीतें हुई खाने के दौरान। सुनना अच्छे से। जब खाना
परोसा गया तो प्रताप और मान सिंह को अलग अलग थालियों के अंदर खाना परोसा गया। तब मान सिंह ने कहा कि प्रताप जी, राणा जी, ये क्या है, अलग अलग थाली में हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे, मैं भी राजपूत हूं, आप भी राजपूत हो, हम दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे। तब प्रताप को गुस्सा आ गया बच्चा लोग। प्रताप ने कहा, मान सिंह देख, मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं अलग ही खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा। तब कहा, क्यों खाना नहीं खाओगे, मैं राजपूत हूं, आप राजपूत हो, दोनों भाई भाई हुए तो खाना साथ में खाएंगे। तब प्रताप को गुस्सा आ गया और प्रताप ने कहा, मैं उस इंसान को राजपूत नहीं मानता जो विकट परिस्थितियों के समय अपनी बहन बेटियों को दुश्मनों के हवाले कर दे और दुश्मनों की अधीनता स्वीकार कर ले। जब ये बात मान सिंह को कही गई तो मान सिंह को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि प्रताप ने उनके कुल की निंदा की थी। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, क्यों की थी तो अच्छे से ध्यान रखना बच्चा लोग। इस मान सिंह की बहन प्लस मान सिंह की बुआ, इन दोनों का विवाह जो हो रखा था वो मुगल सम्राटों से हो रखा था। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, बुआ जो थी, अच्छे से ध्यान रखोगे, वो जोधाबाई जो आप इतिहास के अंदर पढ़ते हो, और जोधाबाई का विवाह जो हुआ वो किसके साथ, अकबर के साथ। इसका वास्तविक नाम हरकाबाई रखाबाई भी था। कंप्लीट, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे मित्रों। तो ये बात मान सिंह को कैदी प्रताप ने कहा कि मैं उस इंसान को राजपूत नहीं मानता जो विकट परिस्थितियों के अंदर अपनी बहन बेटियों को दुश्मनों के हवाले कर दे। और जब ये बात मान सिंह मतलब सुनी, तब मान सिंह को बहुत ही बड़ा धक्का लगा और कहा जाता है कि मान सिंह ने बिना खाना खाए उदय सागर झील से वो चला गया। कंप्लीट। और कहा प्रताप को कहा कि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रताप मैं जल्द ही आ रहा हूं। तो ये तो मुलाकात मैंने बताई प्रताप और मान सिंह की। कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रताप स्वयं नहीं आए और प्रताप ने अपने पुत्र राणा अमर सिंह को भेजा, कुंवर अमर सिंह को भेजा। अब अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात जो हुई, यहां पर क्या स्थिति बनी, अच्छे से देखिए, सुनना अच्छे से। वही उदय सागर झील पर मत दो जो है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। अब बच्चा लोग इधर से मान सिंह जी आए हुए थे, बैठे थे, और इधर से महाराणा प्रताप ने अपने बच्चे कुंवर अमर सिंह को भेज दिया और अमर सिंह को जाकर कहा कि जाओ आप मिल के आओ, आप उनसे बात कर लेना और बोल देना कि भाई मेरे पिताजी की तबीयत जो है सही नहीं। तो सुनना अच्छे से। अब कुंवर अमर सिंह जब यहां पर आए तब मान सिंह ने कहा, बच्चा तेरे पिताजी कहाँ है, महाराणा क्यों नहीं आए। तो अमर सिंह जी ने कहा, बात कुछ ऐसी है, पिताजी की कल रात से थोड़ी तबीयत जो है वो नरम है, उनका सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तब ये बात जब अमर सिंह जी ने मान सिंह जी को कही, तब मान सिंह जी को ये बात पसंद नहीं आई। मान सिंह ने ये सोचा कि ये प्रताप जो है मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है। तब मान सिंह को गुस्सा आ गया। मान सिंह ने अमर सिंह को कहा कि जाकर तेरे पिताजी को बोल देना। क्या कहा कि जाकर तेरे पिताजी को बोल देना कि मान सिंह जल्द ही वापस आएगा और साथ में हाकिम यानी वेद लेकर आएगा, और वो वेद जो है तेरे पिता का सिरदर्द दूर करेगा और मैं तेरे पिता का गला सही करूंगा। यानी ये एक स्थिति यानी प्रतिकूल उत्तर दिया मान सिंह ने। किसको? अमर सिंह को। किसके बारे में? प्रताप के बारे में। जब ये उत्तर दिया तब अमर सिंह जी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अमर सिंह जी ने भी इसका जवाब क्या शानदार तरीके से दिया। तब मान सिंह ने भी सोचा कि साला पिता तो पिता है, बेटा उनसे भी 30 मार का है। क्या कहा वो सुनो अच्छे से। अब अमर सिंह
को अमर सिंह ने मान सिंह को कहा, सुनो मान सिंह जी, आपने कहा है कि आप हाकिम लेकर आओगे, वेद लेकर आओगे, वेद लेकर आओगे और मेरे पिता का इलाज करवाओगे, तो एक बात सुनते जाओ, जवाब तो सुनते जाओ। कहा बोल, क्या बोलना चाहता है। तब अमर सिंह ने कहा, सुनो मान सिंह जी, तुम्हारी बुआ जो है जोधाबाई है और तुम्हारे फूफा जो है वो कौन है, अकबर है। तो एक काम करना, अकेले मत आना, आप अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना, क्योंकि मेरे पिताजी से बार बार हमारे मेवाड़ की परंपरा है कि अगर कुंवर साहब यानी जवाई जो आते हैं उनको नारियल देना पड़ता है, तो मेरे पिताजी से बार बार नारियल नहीं दिया जाएगा, तो साथ में तेरे फूफा को भी अच्छा वाला और तगड़ा वाला नारियल दे देंगे। जब ये बात कही बच्चा लोग, अमर सिंह जी ने, तो मान सिंह को भी तगड़ा वाला गुस्सा आया। और कहा जाता है कि यही से जब मान सिंह की इस प्रकार से बेइज्जती हुई, तब मान सिंह सीधा गया वापस अकबर के पास और अकबर को पूरी चीज बताई। और अकबर को जाकर कहा, मान सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मेरे कुल की निंदा की है, और अकबर तुम जब भी मेवाड़ के महाराणा के प्रति अगर कोई युद्ध अभियान करो तो आपको कसम होगी आप मुझे भेजोगे, मैं जाऊंगा महाराणा को समझाने और मैं महाराणा से युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि महाराणा ने मेरे परिवार की निंदा की है, मैं उसे इसका सबक सिखाऊंगा। तब अकबर ने सोचा कि क्या बात है, क्या समय आया है, एक राजपूत को मतलब हराने के लिए, मारने के लिए, युद्ध करने के लिए उतारू जो हो रहा है वो भी राजपूत हो रहा है। ऐसी अकबर ने बच्चा लोग राजपूताना के अंदर स्थिति बना दी थी कंप्लीट। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। मानसिंह और प्रताप की जो मुलाकात हुई वो उदय सागर झील की पाल पर हुई, और मानसिंह जो राजदूत यानी शिष्टमंडल जो भेजे गए अकबर के द्वारा, उनमें दूसरे नंबर पर आने वाला राजदूत था, शिष्टमंडल में था। कंप्लीट, इस बात को ध्यान रखोगे कंप्लीट। अब सुनना अच्छे से। तो पहले तो अकबर ने ये 4 शिष्टमंडल भेजे, चारों के चारों शिष्टमंडल जो भेजे गए बच्चा लोग वो असफल रहे। असफल का मतलब प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। कंप्लीट। तो अच्छे से देखिए, मैंने बताया सुलह कुल की नीति नंबर फर्स्ट, आप आमने सामने बैठकर समझाइश कर लो और समझाइश के तहत अधीनता स्वीकार कर लो। और नंबर 2, अगर समझाइश और सुलह कुल नीति के तहत अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर करो युद्ध अभियान। क्या करो? युद्ध अभियान। अच्छे से देखना। तो अब बच्चा लोग आगे जो होगा वो हल्दी घाटी युद्ध की यानी अकबर द्वारा युद्ध की योजना, युद्ध की योजना, योजना कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो देखो, चारों शिष्टमंडल भेजे, चारों शिष्टमंडल जब असफल हो गए तो अब क्या हुआ अच्छे से देखना। अकबर को जाकर मान सिंह ने कहा भी था कि आप जब भी प्रताप पर, मेवाड़ के महाराणा पर सैन्य कार्रवाई करो तो आप मुझे भेजोगे। तो अकबर ने युद्ध की योजना बनाई और प्लस भेजेगा भी किसको? मान सिंह को। तो पहली चीज तो ये, इस युद्ध की जो योजना बनी जिसको आप हल्दी घाटी युद्ध, और हम जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो बनी, अच्छे से ध्यान रखना बच्चा लोग, वो अजमेर के अंदर एक किला है जिसका नाम अकबर का किला भी है, मैगजीन दुर्ग,
और दौलत खाना, ये इसके नाम है दुर्ग के, अच्छे से ध्यान रखोगे। इस दुर्ग के अंदर हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनी। योजना बनाने वाला कौन था? तो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, बनाने वाले कौन कौन थे? तो आप कहोगे मुगल सम्राट अकबर, उसके बाद दो सेनापति, नंबर 1 मानसिंह और एक जो था आसफ खां। कंप्लीट। इन तीनों ने मिलकर हल्दीघाटी युद्ध की क्या बनाई? युद्ध की योजना बनाई। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ये हल्दीघाटी युद्ध की योजना बन गई। अब कैसे बनी सुनिए। अकबर ये अजमेर के किले के अंदर बैठा था, तब उसने मान सिंह को बुलाया प्लस आसफ खां को भी बुलाया और मान सिंह को कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं और मैं तुम्हें युद्ध अभियान के लिए प्रताप के खिलाफ भेज रहा हूं, विरुद्ध भेज रहा हूं, आप जाइए और प्रताप को जिंदा पकड़कर या फिर उसको मारकर आप आइए। ये बात कही गई। तो बच्चा लोग अच्छे से ध्यान रखोगे। प्लस अकबर ने मान सिंह को कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक और सेनापति भेज रहा हूं जिसका नाम आसफ खां है। कंप्लीट। तो ये हल्दीघाटी युद्ध की योजना जो है वो बनी कहाँ? अजमेर के किले के अंदर, और बनाने वाले जो थे वो थे अकबर, मान सिंह और आसफ खां। कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो अब तक जो हमने अध्ययन किया है वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, पहले सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद प्रताप के राज्याभिषेक के समय स्थिति प्लस प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, उसके बाद अकबर का प्रताप के प्रति रुझान, 4 जो शिष्टमंडल भेजे गए और 4 शिष्टमंडलों के अंदर जो मान सिंह और प्रताप की जो मुलाकात उदय सागर पाल पर हुई वो हमने पढ़ा और उसी के तहत युद्ध की जो मतलब स्थिति बनी वो युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध, और हल्दीघाटी युद्ध के अंदर जो योजना बनी थी हल्दीघाटी युद्ध की वो अजमेर के किले में बनी थी। कंप्लीट। तो पहले आप विधिवत रूप से पॉइंट दर पॉइंट बढ़िए तो अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, एक हमने दरबारी कवि भी पढ़ा जिसका नाम चक्रपाणी मिश्र था। कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट